वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का भाग्य विधाता, जिसे ढूंढता देश आज, वह गणतंत्र की माता। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बिहार राज्य के वैशाली ज़िले के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ प्रजातंत्र की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और प्रजातंत्र को चलाने के लिए भारतीय सैन्य बल की एक बहुत अहम भूमिका होती है। तो इसी वैशाली ज़िले के एक लाल को हम आपके बीच में आज लेकर आए हैं, जिन्होंने इंडिया के टफ एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, एनडीए एग्ज़ाम को 4 बार क्वालिफाई किया है। 4 बार क्वालिफाई किए हैं, 3 बार इंटरव्यू से कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, 1 बार स्क्रीनिंग आउट हुए हैं। तो आप लोगों में से कोई ऐसे लोग जो एनडीए एयर में जाना चाहते हैं, भारतीय सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो उनके लिए इनका क्या संदेश है, इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, इनका क्या टाइम टेबल था, ये आपको बीच में अपनी एक्सपीरियंस को साझा करेंगे कि इंटरव्यू में ये क्या देखे, ये अपनी तैयारी कैसे किए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, इनको बुलाते हैं। तो शुभाशीष सर आइए। तो नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बेसिक डिटेल्स बताइए, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, ये अपने बारे में बताइए। अभी वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, ये भी बताइए। ठीक है, जैसा आपने बताया, मेरा नाम हुआ शुभाशीष कुमार शुक्ला और मैं आता हूँ हाजीपुर वैशाली से। मैं बताता चलूँ कि मेरा बचपन का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो बीता है मध्य प्रदेश में, एमपी के नेपानगर में। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी वहीं से कंप्लीट हुई है, केंद्रीय विद्यालय नेपानगर से, जो कि एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास सिचुएटेड है। जिसके बाद अराउंड 2014 में मैं वापस बिहार आ गया और तब से मैं हाजीपुर में रहकर ही पढ़ाई कर रहा था। मैंने अपना 8th, 9th और 10th क्लास किया है केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर से, जिसके बाद 11th और 12th के लिए मैं केंद्रीय विद्यालय सोनपुर चले गया। 2019 में मेरा 12th क्लास कंप्लीट हुआ है और तब से मैं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में बिहार नेशनल कॉलेज से अपना बीएससी परस्यू कर रहा हूँ। मैथ्स ऑनर्स, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके 10th में क्या मार्क्स थे। सबसे पहले लोगों को ये जानने की इच्छा होती है कि 10th में क्या मार्क्स थे, 12th में क्या मार्क्स थे। तो आपकी 10th में क्या मार्क्स थी? 10th में मेरा 10 CGPA था। जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तब CGPA सिस्टम था। और 12th में मेरा 86% था। अच्छा। और अभी आप पटना यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं? जी, बीएससी मैथ्स। तो उस बातें होती रहेंगी। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप जैसे कि बताइए 4 टाइम्स 2019 में ये किए, तो 4 टाइम्स आप एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। 4 टाइम्स, 3 बार इंटरव्यू, 4 बार इंटरव्यू दिए, 3 बार आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए। तो भारतीय सेना क्यों, वाई एनडीए क्यों, भारतीय सेना में क्यों जाना चाहते हैं? एनडीए का जुनून आपके मन में कब से आया, थोड़ा सा ये बताइए। एक्चुअली मेरे एक कज़िन ब्रदर हैं जो अभी इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हैं। करेंटली वो मेजर हैं। तो जब वो कैप्टन थे और नासिक के पास देवलाली में पोस्टेड थे, तो मुझे एक बार मौका मिला उनके कैंप में जाने का, कुछ दिन वहाँ रुकने का मौका मिला। तो मुझे वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिला जो डिफेंस फोर्सेज में जो लाइफ है, जो उन लोगों का लाइफ स्टाइल है, वो नज़दीक से देखने का मैंने वहाँ ऑब्ज़र्व किया। मुझे समझ में आया कि जो अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज मुझे डिफेंस फोर्सेज दे सकती है, जो इंडियन आर्मी या एयरफोर्स दे सकती है, वो कोई और प्रोफेशन नहीं दे सकता। इसके अलावा एक और रीज़न ये बोल सकते हैं कि आप बोल लीजिए मेरा एक पर्सनैलिटी ट्रेट हो गया कि मुझे एडवेंचर पसंद है। तो आप ही सोच के बताइए, क्या सुपरसोनिक स्पीड्स में जेट उड़ाने से ज़्यादा एडवेंचरस भी कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये भी एक रीज़न है कि मुझे एयरफोर्स और डिफेंस फोर्सेज पसंद है। और जो मुझे एडवांस टेक्नोलॉजी, जो हाई लेवल मशीनरी के साथ काम करने का मौका एयरफोर्स में मिल सकता है, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। इन्हीं कारणों से मेरा झुकाव। तो आप एनडीए की तैयारी कब से शुरू किए? एनडीए की तैयारी कब से स्टार्ट किए शुरू? जब आप सोनपुर सेंट्रल स्कूल में थे, उसी टाइम से 11-12 के टाइम से एनडीए की शुरुआत किए, तैयारी किए? या आप इसके साथ ये बताइए कि आप तैयारी कैसे किए एनडीए का? एनडीए के बारे में बता दें कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एनडीए एग्ज़ाम, और इंडिया के टफ एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम इसको भी माना जाता है। ये 4 टाइम्स इन्होंने क्वालिफाई किया। तो इनसे पूछते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे किए, एनडीए को प्रिपेयर, एनडीए कब आया माइंड में कि एनडीए अब करना है, और एनडीए के लिए प्रिपेयर कैसे किए? जी, एनडीए का ख्याल तो मन में हमेशा से ही था। जैसा मैंने बोला, बचपन से मेरा कुछ झुकाव था डिफेंस फोर्सेस को लेकर के। लेकिन जब मैं 11th-12th क्लास में था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैंने जब अपना प्रिपरेशन देखा कि मैं जो पढ़ पा रहा हूँ मुझे कितना समझ में आ रहा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर चाहूँ तो, अगर थोड़ा प्रिपरेशन करूँ तो मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है।
इसीलिए बोल सकते हैं 11th और 12th क्लास में आके मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे डिफेंस फोर्सेज में ही जाना है और एनडीए के थ्रू उसके बाद आप तैयारी शुरू कर दी। तो अच्छा, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी एनडीए के एग्ज़ाम के लिए? आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? कैसे था आप तैयारी किए? कितने घंटे आप घर पे पढ़ते थे, स्कूल से पढ़ते थे, या क्या सपोर्ट आपको एनडीए के लिए क्या सपोर्ट मिला कि आप ऐसा कुछ कर पाए, अचीव कर पाए इतनी बड़ी उपलब्धि? जी, अगर स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। स्ट्रैटेजी का बात करें तो मैं एक तो रेगुलर स्टूडेंट था, स्कूल जाता था रोज़। हाँ, तो मेरा सुबह 7 से लगभग 2, 2:30, 3 बजे तक का तो टाइम स्कूल में ही चले जाता था। इसके बाद शाम में ट्यूशन्स होते थे। तो जो मतलब मैंने कभी कोचिंग नहीं लिया, एनडीए रिटन एग्ज़ाम के लिए मैंने कभी कोचिंग नहीं किया। जो स्कूल में और ट्यूशन्स में पढ़ाई होते थे उस पर ध्यान देता था, उसे ठीक से पढ़ता था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। क्योंकि मैथ्स का तो ही प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा मैं जीएस की बात करेंगे तो आप अभी टाइम टेबल की मतलब कितने घंटे आप घर पे पढ़ते थे? तो घर पे जैसे मैं बोर्ड, मेरा मेन फोकस जब मैं 12th में था तो मेन फोकस बोर्ड ही था। तो रोज़ घर पे स्कूल और ट्यूशन के अलावा 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी को देता था, जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा कोशिश करता था सॉल्व करने का। मैथ्स मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट में से एक था। और जो मुझे समय मिला, जो एग्ज़ाम से पहले जो 11th 12th में समय मिला, उसको मैंने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया कंसेप्ट बिल्डिंग पे। मैंने अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया, जो मैथ्स के कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक थ्योरम्स है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और यही सब जब आगे चल के मैं एनडीए का एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी मुझे बेनिफिशियल हुआ, बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो मैं इनसे बराबर आपका वीडियो लेकर आऊँगा, इनका क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से मैथ में चैप्टर पढ़ने चाहिए, क्या नहीं पढ़ने चाहिए, सब कुछ 2-4 वीडियो इनके साथ आएंगी। इनसे मैंने आग्रह किया तो ये मान गए, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनसे पूछते हैं कि जैसे कि एनडीए एग्ज़ाम में एक पूरा सिलेबस 2 एग्ज़ाम होता है, जैसे पेपर 1 पेपर 2, उसमें एक मैथ का ही होता है, यही बात है सर, सही बोल रहा हूँ? जी। तो पेपर 1 मैथ का होता है, बाकी एक जीएस का होता है। जी। तो मैथ के लिए आप कितने घंटे दिए? मैथ पे क्या आपका एनडीए के एग्ज़ाम के लिए मैथ में एक्स्ट्रा फोकस था मैथ के लिए सिर्फ, या दोनों मैथ को ऐसे ही देख रहे थे, जीएस पे ज़्यादा फोकस था, या मैथ जीएस को एक कॉमन वे में अच्छे तरीके से लेके चले थे? कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और उसमें मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम था। तो मैथ्स तो मेरा मेन सब्जेक्ट ही था, तो मैथ्स पे तो फोकस था ही था। इसके अलावा जीएस में भी साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे। जैसे जीएस में क्या हुआ, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो उसमें साइंस, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट तो मेरे सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस से भी कवर हो रहा था। साथ में ही जो NCERTs हैं 9th 10th के, इसके अलावा और जो साइड बुक्स होते हैं, इसके अलावा जो सबसे अच्छा बुक मुझे लगा, एक पाथ फाइंडर आता है अरिहंत का, जो मुझे बहुत काम आया। सबसे ज़्यादा मुझे उसी से फ़ायदा हुआ, क्योंकि लास्ट में जो NCERT है वो कंसेप्ट दे सकता है, RS अग्रवाल है या जो भी बुक हम लोग सॉल्व करते हैं वो सब कंसेप्ट दे सकता है। लेकिन जो एग्ज़ाम को लेकर के जो अप्रोच है, जो एक कैसा क्वेश्चन आता है, क्या पैटर्न है, वो अगर जानना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। और इसलिए ये अरिहंत का जो पाथ फाइंडर था बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा बुक है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस थे। और वही है जो मैंने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व किया और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। जीएस के लिए मतलब क्या किए? मैथ के लिए तो ज़्यादा क्वेश्चंस को, बेसिक कॉन्सेप्ट को, मैं जीएस के लिए कौन सी किताब से पढ़े थे, या बच्चों को ये डाउट होता है जीएस कहाँ से पढ़े? जीएस के लिए आप क्या किए थे? पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इन सभी से भी क्वेश्चंस लगता है पूछे जाते हैं, थोड़ा रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सभी के लिए क्या किए थे आप? कि जीएस में अब सबका तैयारी करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा ज़्यादा बुक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देख लीजिए क्या होता है, जो मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट है, जनरली जो इंडिया का एग्जाम देते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, और वो जीएस के चक्कर में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ करके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे टाइम देने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा ही। तो ऐसा नहीं कि वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी वीक कर ले। तो जिस सब्जेक्ट पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस पर होल्ड बनाए रखना है, और साथ में थोड़ा थोड़ा जो वीक है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करना है। इसके लिए हम लोग NCERT देख सकते हैं, NCERT बेस्ट है। अगर एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएस के लिए तो NCERT ही बेस्ट है। NCERT थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए साथ साथ में। और जो आपका स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका पॉलिटी या ज्योग्राफी से 2 या 4 क्वेश्चन छूट भी जाता है, नहीं बन पाता, तो कोशिश करिए कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर वहाँ 2 छूट रहा है तो यहाँ पे 4 बना के हम उसको मैनेज कर लें। वो सब बड़ी बात है। तो आपसे अगला ये सवाल है कि ये 4 बार आप पास किए एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम को, तो ये 4 बार में आप क्या सीखे?
या हमारे बच्चों को बताइए कि मतलब कैसे वो थोड़ा सा 4 बार में आप क्या सीखे एग्जाम से, बेसिकली 4 बार में आप क्या सीखे? 4 बार एग्जाम दिए तो कितना टफ है इसे निकालना या कितना आसान है इसे निकालना, ये सिर्फ। नहीं, एग्ज़ाम है तो टफ है ये, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद ये इंडिया का 8th टफेस्ट एग्ज़ाम है। हाँ, मैं खुद जानता हूँ तो ये तो नहीं बोल सकते हैं कि बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर सही अप्रोच हो, हमारा प्रिपरेशन का अप्रोच सही हो, तो सही डायरेक्शन में किया जाए, सही सिलेबस को पढ़ा जाए, जो चीज़ें हैं उसको पढ़ा जाए, सही ढंग से पढ़ा जाए, हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क किया जाए, तो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मैंने शायद पहले भी बोला कि ये जो एनडीए का एग्ज़ाम है वो है क्या है, गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जितना अच्छा हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं उतना ही अच्छा हमारा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है। आपके पास 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, बहुत थकाने वाला एग्ज़ाम होता है। दिन भर आप सुबह 9 से 10 से शुरू होगा तो शाम के 5 बजे तक के आपको एग्ज़ाम देना है। इसलिए बहुत एक माइंड को काम रखना, कंसंट्रेटेड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या, टाइम मैनेज करना है। और मैथ्स में आपको 120 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मिनट्स टाइम मिलता है, तो अगर हर क्वेश्चन पे बांटे तो एक क्वेश्चन में बहुत मुश्किल से 1.2 से 1.3 मिनट मिल पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टाइम किस तरह मैनेज कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन पे कितना टाइम देते हैं। क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन पे हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा समय देने लगते हैं, जिस कारण से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, जो अगर देख लेते तो आसानी से बना देते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कैसे हम टाइम को मैनेज करें, किस क्वेश्चन को पहले करें, किस सेक्शन को हम लोग पहले अटेम्प्ट करें, किसको छोड़ दें। उसके बाद हम आपसे पूछते हैं, आपका इंटरव्यू हुआ, 4 बार गए इंटरव्यू में, 4 बार 5 बार गए, 5 बार गए, तो कहाँ गए आपका इंटरव्यू का सेंटर क्या था? 5 बार में मेरा 3 बार तो था एफएसबी गांधीनगर में, इसके अलावा 1 बार एसएसबी इलाहाबाद और 1 बार एसएसबी भोपाल था। अच्छा, तो ये आप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा, या कहाँ पे आपको ऐसा लगा हल्का चूक की, यहाँ पे थोड़ा सा हम चूक किए इसलिए आज हम एनडीए में एक लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आज हम भी होते, ये बताइए। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट गोल जो आपका सीडीएस है उसके बारे में भी बात करेंगे। इंटरव्यू से सीखने का बात करें तो हर एक इंटरव्यू, भले ही उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, रिकमेंड नहीं हुआ, लेकिन हर एक इंटरव्यू ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। मैंने देखा अपने आप एक पर्सनैलिटी को किस तरह डेवलप किया जा सकता है, मुझे वहाँ इंटरव्यू से सीखने को मिला। हर जगह जाता था। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि आपका इंटरव्यू देने के लिए आपको कहीं और जाना है। जैसे मेरा होम टाउन हुआ बिहार में, हाजीपुर हुआ, लेकिन इंटरव्यू देने मुझे गांधीनगर गुजरात जाना पड़ रहा है। तो एक तो अलग अलग कल्चर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात है यही। हाँ। फिर वहाँ जो और कैंडिडेट्स होते हैं वो दुनिया के भारत के अलग अलग कोने से आते हैं। अभी भी अगर आप मेरा व्हाट्सएप चेक करिए तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे भोपाल में मिले थे पहली बार। कुछ शिमला का रहने वाला एक दोस्त है मेरा, एक तमिलनाडु का है, नॉर्थ ईस्टर्न है। तो इससे आपका क्या है, एक दिमाग खुलता है, आप भारत को अच्छे से पहचान पाते हैं, यहाँ कितने लोग हैं, कैसी कल्चर है, अलग अलग कल्चर से हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम लोग समझते हैं, हम लोग का जो पर्सनैलिटी है इस तरह से ग्रो हो जाता है कि हम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन है लोकल लेवल पे, जो हम लोग देखते हैं साउथ इंडियन है, पंजाबी है, बिहारी है, ये सब हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि भले ही देखने में अलग हो, अपीयरेंस अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन अंदर से इंसान सब एक ही है। जब हम लोग वहाँ 5 दिन तक के साथ में रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग धर्म के जाति के लोग जब एक साथ वहाँ 5 दिन तक के रहते हैं, तब हम लोग ये समझ पाते हैं कि हम लोग किस तरह एक हैं, क्या हम लोग को एक कर रहा है, क्या थ्रेड ऑफ यूनिटी है, किस कारण से हमारा भारत जुड़ा हुआ है। ये सब सीखने को मिलता है। बहुत बड़ी। फिर इसके साथ हमारे जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, जो एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो तैयारी करें, क्या फोकस करें, ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे फोकस करें, कैसे देखें? आपसे तो बराबर हम मिलते रहेंगे, बराबर इनका वीडियो लाएंगे, इनके बुक्स स्ट्रेटजी खुद आकर बताते रहेंगे आपसे, टाइम टेबल भी आपके साथ साझा करेंगे। इनका खुद का चैनल है, वहाँ पर जाकर मैथ इनसे पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो आप क्या बोलना चाहते हैं स्टूडेंट को, कैसे वो तैयारी करें? देखिए, अगर एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हैं कि आपको एनडीए ही ज्वाइन करना है, डिफेंस फोर्सेज में ही जाना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। स्पेशल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी से आप एनडीए के लिए स्पेशल पढ़ने लगे, बल्कि जो आपका सिलेबस है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसा मैंने पहले ही बोला, जो आपको टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करिए आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। आप अपना कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट आपका 11th, 12th और 10th ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन मेनली आपका 9th, 10th, 11th और 12th
इन 4 क्लासेस पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर वेटेज का बात करें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसा मैंने पहले ही बोला 2 पेपर होता है जिसमें से एक पेपर में सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन होता है, तो मैथ्स तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। और एक मैथ्स में ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मैथ्स को क्वालिफाई नहीं करते हैं, जनरली 30 to 40% उसका क्वालिफाइंग रेंज होता है, उससे ज़्यादा अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो आपका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा, इसलिए मैथ्स क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैथ्स हो गया। फिर है कि आपका जब जीएटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से होता है, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर से। तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इंग्लिश में भी आपका कम से कम 30% लाना ज़रूरी होता है। और दोनों ही जीएटी और मैथ्स दोनों में ही क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि अगर हम मैथ्स में 400 नंबर ले आ रहे हैं और जीएस में 50-60 नंबर भी ले आएंगे तो हो जाएगा। नहीं, आपको दोनों में ही क्वालिफाई करना होगा, दोनों में ही मिनिमम 30 to 40% क्राइटेरिया उनका है, कितना परसेंट इसमें, इतना परसेंट इसमें चाहिए। हाँ, मतलब ये रेशियो है, चेंज होते रहता है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 40% तो दोनों में ले ही है। अच्छा। और कोई आप बुक रिकमेंड करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स लोगों को कि मैथ्स के लिए कोई बुक रिकमेंड करना चाहते हैं और जीएस के लिए कोई बुक रिकमेंड करना चाहते हैं? फिर हम आपसे इनसे ऐसे मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे, बट लास्ट में आप कुछ बोलना चाहते हैं, रिकमेंड कुछ कर बताना कुछ चाहते हैं तो वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, बुक रिकमेंड करने की बात है तो ये डिपेंड करता है कि आपका भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अगर आप स्कूल में है, 11th 12th 9th में है, तब आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो आपके साइड बुक्स होते हैं, रेफरेंस बुक्स है, आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, ये सब पे आप ये सब पढ़ सकते हैं। और अगर आप 12th पास कर चुके हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो आपको ध्यान देना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप उसके लिए बहुत सारे मार्केट में बुक्स आते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो अरिहंत का पाथ फाइंडर है मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। और इनका आगे इनसे आपसे इंटरेक्ट करवाते रहेंगे, हमारे चैनल पे ये आते रहेंगे। और इनका नेक्स्ट टारगेट है जो ये एनडीए नहीं हुआ तो सीडीएस जरूर क्रैक करेंगे। ये सीडीएस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, इनका 4 एक्सपीरियंस भी है। तो आने वाले समय में इनको बहुत बहुत बधाई कि ये जरूर अपने भविष्य को लेकर सफल होंगे। बाकी इनसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।